हेलो स्टूडेंट्स, तो जो है आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम 12th क्लास की पोल साइंस के सेकंड चैप्टर सत्ता के नए केंद्र न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें सत्ता के नए केंद्र की, तो यहाँ पर करंट ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्ता का नया केंद्र है क्या। सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या है कि वो देश या वो संगठन जो आज के टाइम में अमेरिका को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो करंट ग्लोबल वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, यहाँ पर अमेरिका का जो डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये एज्यूम करें लाइक कल को अमेरिका ख़त्म हो जाए तो उस अमेरिका की जगह कौन लेगा। अब उस जगह लेने वाले को हम चाहे देश के रूप में देख सकते हैं, चाहे एक संगठन के रूप में देख सकते हैं। जो भी वो होगा वो हमारे लिए क्या है, सत्ता का नया केंद्र कहलाएगा। अब हमारे पास आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं। अगर सबसे पहले इसमें बात करें, सबसे पहली चीज़ आती है कि यहाँ पर दो तरीके से हैं कि कुछ क्षेत्रीय संगठन भी और कुछ देश भी हैं जो अमेरिका की जगह लेने की हिम्मत रखते हैं या इनकी योग्यता इतनी है। अगर आप क्षेत्रीय संगठन की बात करते हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स और दक्षेश जैसे क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देशों की बात करते हो तो यहाँ पर इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, इस टाइप के देश देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि अमेरिका की रिप्लेसमेंट जो भी है आज की दुनिया में, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वही हमारे लिए क्या है, सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन से। लाइक यूरोपियन यूनियन क्या था, कैसे बना, कैसे इसका सिग्निफिकेंस माना जाता है। सबसे पहली चीज़, जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, जो निर्माण प्रक्रिया थी, वो स्टार्ट हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका 1939 से 1945 तक चला। अब आफ्टर 1945 आप देखते हैं कि पूरी दुनिया क्या हो गई, कोल्ड वॉर में बिजी हो गई, शीत युद्ध में इंगेज हो गई पूरी तरह से। अब ये कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि यूएसए और यूएसएसआर आइडियोलॉजिकली, वैचारिक रूप से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी देश पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, अमेरिका उसको पूरी तरह से हर प्रकार की सहायता प्रोवाइड करवाता था। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं कि अगर पूरे यूरोप का, आप एक यूरोप मान के चलें, यूरोप भी क्या है, शीत युद्ध की वजह से दो हिस्सों में बट गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो जो वेस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा था, इस पश्चिमी यूरोप में जितने भी देश थे, उन देशों को अमेरिका ने सपोर्ट करना स्टार्ट करा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखने वाली क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है, ये पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक समूह, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखी जाती है मार्शल योजना। 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना भेजी गई, कहाँ पर, पश्चिमी यूरोप में। किस लिए कि इनको एक आर्थिक सहायता मिल सके, इनको एक इकोनॉमिक हेल्प मिल सके ताकि ये ग्रो कर सके। क्यों सिर्फ पश्चिमी यूरोप में भेजी गई? क्योंकि पश्चिमी यूरोप वो हिस्सा था जो शीत युद्ध के दौरान पूंजीवाद को अपना रखा था, उसको फॉलो कर रहा था। सेकेंड चीज़ रहती है 1949 की कि राजनीतिक परिषद का गठन किया गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल। जो ये पॉलिटिकल काउंसिल थी, इसको जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उन सबको एकीकृत करने का काम दिया गया कि आप डिटेल रखो कि आपके साथ कौन कौन से देश ऐड हो रहे हैं। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो देखी जाती है वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में देखी जाती है 1957 में। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसका निर्माण जो था 1957 में किया गया और इसका मेन जो काम इसको दिया गया वो दो ही काम थे कि इनके निवेश यानी इनकी इन्वेस्टमेंट और इनके व्यापार और ट्रेड को बढ़ाया जाए। जो इनका ईईसी के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको सिर्फ दो ही काम दिए गए कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनका निवेश और व्यापार कुछ भी करके बढ़ाया जाए। और उसके अलावा फोर्थ स्टेप इसका रहता है 1979 में बनाई हुई यूरोपियन पार्लियामेंट। जो यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई गई, यहाँ पर एक समान विदेश नीति और एक समान सुरक्षा नीति अपनाई गई। एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति का मतलब किससे कि एक का दोस्त सबका दोस्त, एक का दुश्मन सबका दुश्मन, इस टाइप से। और जैसे ही कहानी आगे जाती है, 7 फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत इस यूरोपियन यूनियन की स्थापना हो गई। अब अगर यूरोपियन यूनियन की बात करते हो तो करंट में इसमें 28 देश हैं। ठीक है, 28 नेशंस जो हैं इसके मेंबर हैं। आप देखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त भी 28 थे, बट 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया। ब्रिटेन भी इसी का हिस्सा था, परंतु वो कब अलग हो गया, 2020 में। 2020 में अलग हो गया, 27 देश बचे, लेकिन 2022 में वापस यहाँ पर कौन ऐड हो गया, यूक्रेन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन से निकलने वाला देश कौन सा है, ब्रिटेन। और उसके अलावा इसमें सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ वो कौन सा है, यूक्रेन। यूक्रेन ऐड कब हुआ है, 2022 में। तो टोटल इन दी एंड इसमें मेंबर्स कितने हैं, 28। अब अगर आप इसके ध्वज के ऊपर बात करते हो, फ्लैग के ऊपर बात करते हो, तो यहाँ पर 12 गोल्डन स्टार्स हैं।
12 गोल्डन स्टार्स का मतलब क्या है, ये इनकी यूनिटी का सिंबल है कि हम सब एक साथ हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, लाइक अगर आपको क्लॉक में 1 2 3 जहाँ दिखता है वैसे ही यहाँ पर लगाया गया है, यानी ये पूरे टाइम एक्टिव रहने का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो रहता है आपका वो इसके फीचर्स की कहानी रहती है कि इसका फीचर या इसकी विशेषताओं के बारे में आप क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो विशेषताएं हैं वही इसको एक सत्ता का नया केंद्र बना रही है, न्यू सेंटर ऑफ पावर बना रही है कि ये किस तरह से अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। सबसे पहली चीज़, इसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, और सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मजबूत है, इसने प्रूव भी करा है। सन 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और 2016 में सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी था यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा मजबूत सेना शक्ति की जब आप बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की बात करते हैं, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो किसके पास है, यूरोपियन यूनियन के पास। उसके अलावा थर्ड चीज़, एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो भी इनके पास अवेलेबल रहती हैं। स्ट्रॉन्ग करेंसी, जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है बेसिकली ये क्या है, यूरो, और जो यूरो है ये वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, डॉलर से ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर आप देखेंगे तो आपको $1 अप्रॉक्सीमेटली 82-83 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में मिल जाता है, बट यूरो के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो यूरो की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा है। और यूएनओ में स्थायी सदस्यता कि यूरोपियन यूनियन के पहले 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन, ये 2 यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश थे जो यूएनओ में वीटो पावर होल्डर थे। उसके अलावा ब्रिटेन जब अलग हो गया, फ्रांस फिर भी आज क्या है, यूरोपियन यूनियन के नाम पर यूएनओ में वीटो पावर लेकर बैठा हुआ है। अब इससे होता क्या है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन में इतनी पावर है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के किसी भी डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट की अगर आप बात करते हो, कमियों की बात रहती है, ड्रॉबैक्स की बात रहती है। लाइक यूरोपियन यूनियन में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो इसको फिर भी एक थोड़ा सा पीछे अमेरिका से रख रही हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, ये आज तक अपना संविधान नहीं बना पाए, बहुत बार कोशिश कर ली लेकिन ये अपना संविधान बनाने में हर बार असफल हो जाते हैं। उसके अलावा इनकी मुद्रा का विरोध और इनकी जो एग्रीमेंट है, इनका मास्ट्रिच संधि, दोनों का विरोध होता है। और दोनों का विरोध कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, इन्हीं के जो 2 देश हैं, एक है स्वीडन और दूसरा है डेनमार्क। स्वीडन और डेनमार्क 2 ऐसे देश हैं जो इसकी करेंसी और इसके समझौते दोनों का विरोध कर रहे हैं। और ब्रिटेन जो इनका एक बहुत इफेक्टिव मेंबर था, प्रभावशाली सदस्य था, उसको भी क्या है इन्होंने हटा दिया। अब अगर इसमें देखें तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखें, नेक्स्ट आता है इसमें आसियान। अब अगर आसियान की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन ही है जो कि क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, लाइक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जब आप बात करते हैं आसियान की तो इसमें एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि भले ही ये क्या है, एक छोटा सा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा क्षेत्रीय संगठन है, परंतु इसके विकास की रफ्तार जो है, जो इसकी ग्रोथ रेट है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है, जो इसकी इकॉनमिक ग्रोथ रेट है। अब यहाँ पर ज़्यादा देश भी नहीं है, 10 देशों की बात की जाती है। इसमें टोटल मेंबर्स की अगर आप बात करोगे 10 ही हैं, और 10 के 10 क्या है, अगर आप मैप में इसको ढूंढ रहे हैं तो म्यांमार के आगे से लेकर जापान तक जितने भी इलाके पड़ते हैं वो सारे के सारे इसके सदस्य देश माने जाते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट देखें, सबसे पहली चीज़ इसकी जो बेसिक डिटेल है, लाइक कि स्थापना कब हुई है इसकी, अगस्त 1967 में। जो अगस्त 1967 है, यहाँ पर एक बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। अब आपको लाइक जगह का नाम पता लग गया हो, किस जगह पे एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, बैंकॉक में, तो इसीलिए उसी के नाम पर इसका डिक्लेरेशन का नाम या घोषणा पत्र का नाम रखा गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें रहती हैं, लाइक इसके 5 फाउंडिंग नेशंस रहते हैं, संस्थापक देश, और 5 वो जिन्होंने इसको बाद में ज्वाइन करा। अब जो स्टार्टिंग में संस्थापक देश है, आपको उसका नाम याद रखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एसटी। अब इंपॉर्टेंट एसटी का मतलब किस चीज़ से रहेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो 5 देश हैं ये इसके संस्थापक देश हैं। यानी अगस्त 1967 में जब बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हो रहा था तो उस टाइम पर सिर्फ ये 5 देश अवेलेबल थे। बाद में 5 कौन कौन ऐड हुए, एक ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, और इंडियन टोटल इसमें कितने देश हो गए हैं, 10 सदस्य देश हैं। अब अगर 10 सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसका झंडा भी जो है वो 10 धान की तीलियों को बांधा गया है, जिसमें क्या है, साफ मेंशन किया गया है कि 10 धान की तीलियां जो अलग अलग है उनको बांधा गया है, और ये इनकी यूनिटी का प्रतीक है, ये इनकी एकता का प्रतीक है। अब दूसरी चीज़, जब उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इन्हीं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं।
यानी अगर आपसे यूरोपीय संघ के उद्देश्य पूछे जाएं तब भी सेम रहेंगे, आसियान के पूछे जाएं तब भी सेम, ब्रिक्स के पूछे जाएं तब भी सेम, दक्षेश के पूछे जाएं तब भी सेम। सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि तेज गति से आर्थिक विकास, एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है कि मिलजुल कर तेजी से निवेश व्यापार करेंगे और अपने आप को विकसित कर लेंगे। दूसरा रहता है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जब आप मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हो तो यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं कि जो हमारा एक बार ग्रुप बन गया है इस ग्रुप को हमेशा बनाए रखेंगे। और थर्ड चीज़ रहती है कि विवादों का बातचीत से निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय नेगोशिएशन, कि लाइक जितने भी विवाद हैं हमारे उसको हम आर्मी कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं जाने देंगे, सैन्य टकराव तक नहीं जाने देंगे, उसको बातचीत करके ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आते हैं इसमें आसियान शैली। अब आसियान शैली सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहता है आसियान का कि लाइक आसियान शैली है क्या, आसियान का स्टाइल क्या है, आसियान किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर अगर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आसियान शैली डायरेक्ट पूछेगा या आपसे कहेगा कि आसियान किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, तब भी यही चीज़ें रहेंगी। ये तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप, इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फर्मेशनल और कॉर्पोरेटिव। अब यहाँ पर चीज़ों की बात करते हो तो दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि ये आपस में पहली चीज़ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और दूसरा ये अपने साथ साथ जो ज़रूरी बातें हैं उनके साथ साथ ये क्या है, पूरी दुनिया में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं लग रही उन पे भी ध्यान देता है। अब यहाँ पर क्या है, आसियान ने 2003 में आसियान कम्युनिटी के नाम से, आसियान समुदाय के नाम से 3 अलग अलग समुदाय बनाए थे। जैसे सबसे पहला समुदाय रहता है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इस समुदाय ने पूर्व देखो की नीति को स्टार्ट करा, लुक ईस्ट की जो पॉलिसी रहती है। लुक ईस्ट का मतलब क्या है कि आप क्या करो, एशियन कल्चर को फॉलो करो। पूरी दुनिया क्या है, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही है, यूरोपीय कल्चर फॉलो कर रही है। आसियान यहाँ पर अपनी बात लेकर आया है कि आप क्या है, एशियाई संस्कृति को फॉलो करो। और ये आइडिया किसका है, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का। इनका मेन उद्देश्य ही रहता है कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दो। सेकंड रहता है आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इसका मेन काम क्या है कि आसियान के सदस्य देश जो हैं उनका निवेश और दूसरा उनका व्यापार, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक फ्री ट्रेड एरिया का निर्माण करा। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, कि आसियान के सदस्य देश आपस में जितना भी व्यापार करेंगे उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसी FTA पर 2010 में भारत ने भी साइन करे, इंडिया भी इसका मेंबर बना पड़ा। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ FTA फ्री ट्रेड एरिया का मेंबर है, ताकि आसियान देशों के साथ जब भी वो व्यापार करेगा उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा। और थर्ड रहता है आसियान का सुरक्षा समुदाय, जिसका मेन काम क्या है कि जितने भी आपके सदस्य देश हैं उनके बीच के जो टकराव हैं उनको आपस में ही निपटा लिया जाए बातचीत से, ठीक है। और इसमें लास्ट चीज़ जो आपके देखते हैं कि एक आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया, एक आसियान रीजनल फोरम बनाया गया जो 1994 में था। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसको मेंबर नेशन और साथ में नॉन मेंबर नेशन यानी सदस्य देश और गैर सदस्य देश दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचानी है देन आसियान का स्टेज आपके लिए ओपन है, आप चाहे इसके मेंबर हो या ना हो आप इसके स्टेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट कहानी आती है ब्रिक्स की। लाइक ब्रिक्स को अगर आप देखोगे सिर्फ 5 देशों का एक समूह है, और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। लाइक जिम ओ'नील ने इसका नाम एक इंट्रोड्यूस करा था UN में, ब्रिक वर्ड यूज़ किया था सन 2000 में। उस टाइम पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, सिर्फ ये 4 देश थे जिनका नाम उसने बताया गया। और उस टाइम पर ब्रिक का मतलब कहता है कि ईंट की तरह, कि ये 4 देश मजबूत अर्थव्यवस्था को बना सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि उसी बात से प्रभावित होकर 2006 में जब ये UNO की मीटिंग में मिले सारे, तो इन्होंने एक औपचारिक तरीके से, मतलब इनफॉर्मली, अनौपचारिक तरीके से 2006 में ब्रिक्स की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद ये लोग कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट यहाँ पर हुआ क्या कि 2009 में जब इनकी पहली बैठक हुई रशिया में, ठीक है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ 2009 में रशिया में, वहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने ऐसे डिस्कस करे जिसके दम पर पता लगा कि हाँ भाई ये लोग विकास कर सकते हैं। लाइक ये मान लीजिए ये 5 देश जो हैं ये दुनिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब इनकी रेलेवेंस जो है, इनका महत्व जो है जब बढ़ रहा था, तो साउथ अफ्रीका ने प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे भी ऐड कर लो। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, और जो पहले सिर्फ ब्रिक हुआ करता था इसके साथ साउथ अफ्रीका ऐड होता है, ये क्या बन गया, आपका ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और आज तक ब्रिक्स के टोटल 14 सम्मेलन हो चुके हैं, और जो लास्ट सबसे 14वां हुआ था वो चाइना में हुआ था, और वो वर्चुअल मोड में हुआ था, लाइक वीडियो कॉल के माध्यम से। इसमें नेक्स्ट देखें,
अब नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताएं, प्रासंगिकता की बात रहती है, फीचर्स और रिलेवेंस की बात रहती है। फीचर और रिलेवेंस की अगर आप बात करते हो, सबसे पहली चीज़ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 41%, ठीक है, मोर देन 40% या 40% से अधिक जो जनसंख्या है वो सिर्फ इन्हीं 5 देशों में फैली पड़ी है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है, विश्व व्यापार है, उसमें 16% कौन अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है? ब्रिक्स के 5 देश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो वैश्विक जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी है, वहाँ पर 24% का योगदान किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है? ब्रिक्स का। और उसके अलावा जो कार्डियो उसी की अलग देखें तो जो ब्रिक्स है ये बेसिकली एक इमर्जिंग इकोनॉमिक इंजन के रूप में जाना जाता है, उभरता हुआ एक आर्थिक इंजन देखा जाता है कि लाइक जितना इसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स में है उतना किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके जो फेवर में रहती है, लाइक आप ये ब्रिक्स जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स को अपने हक में ला सकता है। इसके 2 मेंबर्स चाइना और रशिया, ये दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है, दोनों वीटो पावर होल्डर वाले देश हैं, लाइक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं, वहाँ के डिसीजंस को अपने फेवर में लाते हैं। बट ये चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स इतना भी परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी कुछ कमियाँ देखने को मिलती हैं। उसके आगे देखेंगे, नेक्स्ट इसमें रहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली ब्रिक्स के सपोर्ट से स्थापित हुई एक बहुत बेहतरीन संस्था मानी जाती है। लाइक जो इसकी स्थापना है वो 15 जुलाई 2014 की है और ये स्थापना इसकी ब्राज़ील में हुई थी। अब जो ब्राज़ील में इसकी स्थापना हुई है तो यहाँ पर चीज़ें क्या रहते हैं, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन फंक्शंस थे जिसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। लाइक ये मान के चलिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक पैसे वाली संस्था है और ये जो भी देश, विश्व के छोटे छोटे गरीब देश हैं उनमें पैसा बांटते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि एनडीबी में सिर्फ वही 5 देश नहीं है जो ब्रिक्स में, इनके अलावा भी कई देश, इजराइल, यमन, ओमान जैसे देश इसमें भी शामिल हैं। अब उसके अलावा देखेंगे जो ब्रिक्स है ये बेसिकली आर्थिक सहयोग के लिए, एक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम करता है कि ब्रिक्स के जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में आर्थिक सहयोग बना रहे, इकोनॉमिक कॉपरेशन बनी रहे। दूसरी चीज़, जितनी भी विकास परियोजनाएँ हैं, ठीक है, जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हेल्प मिलती रहे फाइनेंशियली। उसके अलावा सबसे बेहतरीन काम जो है इसका 2014 में बनाया गया एक आकस्मिक रिजर्व कोष, ठीक है, जो एक कंटिजेंसी रिजर्व है। इसकी बात की जाती है, लाइक आपको अगर अचानक से एक आपातकालीन फंड, एक इमरजेंसी फंड चाहिए हो, देन ब्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाएगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी भूमिका निभाता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र मींस लाइक किसी भी देश को किसी भी टाइप से अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो या एडवाइस चाहिए हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक हर तरीके से उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है। इसमें अगर आगे देखें, नेक्स्ट आती है ब्रिक्स की चुनौतियाँ या इसके चैलेंजेस। अब चैलेंजेस का मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियाँ इसमें भी हैं जो इसको एक विश्व का इकलौता केंद्र बनने से रोक रही हैं। लाइक पहली चीज़ क्या है, निजी प्रभुत्व, जो प्राइवेट डोमिनेंस है। अगर आप देखो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो इनमें कुछ देश ऐसे हैं लाइक रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिनका प्राइवेट डोमिनेंस, निजी प्रभुत्व क्या है, बहुत अलग है और यही प्रभुत्व क्या है, अपने ग्रुप के लिए खतरा बना हुआ है। दूसरी चीज़, इनके सदस्यों में आपसी विवाद है। लाइक आप इंडिया और चाइना को देखेंगे, है तो दोनों सदस्य हैं बट दोनों में क्या है, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़, इनके पास कोई भी लिखित संविधान और समझौता नहीं है। लैक ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्रीमेंट, कि इनके पास कोई औपचारिक समझौता नहीं है, ना इनका स्थापना दिवस है, इनफैक्ट इनका कोई अपने ग्रुप का झंडा नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स जो है खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया था, औपचारिकता के लिए बनाया गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें से लास्ट आपको बचता है शार्क। शार्क को अगर आप देखोगे, लाइक जिसे आप दक्षेश के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षेश जो है ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में काम करता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, वो सारे देश इसके अंदर शामिल हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या हो गया कि जितने भी भारत और उसके पड़ोसी देश हैं ये उन देशों का एक ग्रुप है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है बट इसने भी काफ़ी बड़े बड़े काम कर रखे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा काम इनका क्या है, साफ्टा। साफ्टा की जब आप बात करते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, लाइक आसियान ने जो फ्री ट्रेड एरिया बनाया था उसी को कॉपी करके इसने साफ्टा भी बना रखा है। जो शार्क की स्थापना है इसकी 8 दिसंबर 1985 में की गई थी और तब से लेकर इसमें आज तक 8 सदस्य देश, मेंबर नेशन जुड़े हुए हैं। और जब से लास्ट ऐड हुआ वो था आपका अफगानिस्तान, जो 2007 में ऐड हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।